हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, वेलकम बैक। आज हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 है और जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर आपके पास 11 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और लास्ट 3 लेक्चर्स में जो है हमने पहले 2 लेक्चर्स में चैप्टर का हमने एक बेसिक सा एक ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट की थी जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में अगर आप पिछला लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ मेजर डिस्कस की थी। एक क्वांटाइजेशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, और कंजर्वेशन और एडिटिव प्रॉपर्टी। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हमने पढ़ी थी उसके रिजल्ट में मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चंस बताए थे कि एक क्वेश्चन ये था कि 1 कूलम चार्ज जो है वो एक बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है, और दूसरी चीज़ ये मैंने आपसे पूछी थी कि क्वार्क्स क्या होते हैं। क्वार्क्स आपके लिए थोड़ा सा एक नया वर्ड होगा। आपने एक एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने प्रोटॉन पढ़ा हुआ है, आपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पढ़ा हुआ है, लेकिन उनसे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज एक जनरल सा एक ओवरव्यू इन दोनों पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है क्वार्क्स। ठीक है, ये हम सबसे बिल्कुल लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, क्वार्क्स। तो थोड़ा सा आपको इधर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको माइंड में ये हो कि हम जो चार्ज पढ़ते हैं, एक एलिमेंट्री चार्ज जो पढ़ते हैं 1.6 10⁻⁻19, इससे भी छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है, और वो जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो क्वार्क्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्यों क्वार्क्स के ऊपर क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये खुद एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्क्स जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। क्वार्क्स के फ्लेवर होते हैं, अप डाउन और इस तरह करके फ्लेवर्स हैं उसके। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये खुद क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। तो इन क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा चार्ज होता है। तो आपको एक चीज़ का आइडिया हो कि इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज भी किसी चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और वो क्वार्क्स हैं। तो क्वार्क्स जो हैं ये ज़रा आपके पास लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है, ये तकरीबन 1900s की डेवलपमेंट है क्वार्क्स की। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, हमने डिस्कस की थी 1 कूलम के बारे में कि 1 कूलम एक छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है। तो इस चीज़ का आप आइडिया इस तरीके से आप लगा सकते हो, अगर आप Q का फॉर्मूला यूज़ करो, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, अब Q समझ लो किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलम है, तो यहाँ मैंने 1 कूलम पुट कर दिया। अब N मैंने निकालना है, मतलब उसके ऊपर कितने चार्ज कैरियर्स हों कि चार्ज कितना प्रोड्यूस हो 1 कूलम, तो N मैंने निकालना है। और E की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1.6 10⁻⁻19। ये तो फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज देते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करो, N की वैल्यू निकालो, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, तो N की जो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज़ का क्या रिजल्ट है? इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों तब कहीं जाके उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो और इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हों तब कहीं जाके उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम इस्टेब्लिश होगा। तो 1 कूलम जो है एक बड़ी क्वांटिटी है, एक लार्जर यूनिट है। इससे छोटी यूनिट्स क्या होंगी? छोटी यूनिट्स इस तरह आप पढ़ते हो, आप माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, देखें, तो इससे छोटी यूनिट माइक्रो, नैनो, पीको, तो वो डिस्कस माइक्रो कूलम वगैरह। तो ये सारा कुछ था लास्ट लेक्चर के बारे में। आज हमने सबसे पहला टॉपिक, जो प्रॉपर टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, और वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा हर लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये लॉ कब आपके पास यहाँ पे बना और किसने बनाया। तो वो तो नाम से ही आपके पास शो हो रहा है कि कूलम्स लॉ जो है सबसे पहले कूलम्ब ने ये लॉ आपके पास यहाँ पे किया, प्रेजेंट किया, और किस ईयर में? 1785 में। और कूलम्ब जो है ख़ुद एक फिजिस्ट नहीं, ये एक मिलिट्री इंजीनियर थे। ठीक है, और इंजीनियर का जब वर्ड आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरा ख़ुद भी प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये उस दौर की मिलिट्री अब एक आपके पास यहाँ पे इंजीनियर थे जो कि इन्होंने 1785 में एक पेपर प्रेजेंट किया जिसको रिसर्च पेपर आजकल हम कहते हैं। उस पेपर में उन्होंने एक लॉ दिया जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, या तो किसी चीज़ का क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। ठीक है, कूलम्स लॉ जो है वो डील करता है चार्जेस के साथ।
ठीक है। अब दो चार्जेस जो हैं उनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और उनका क्वालिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। देखो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप ये होता है कि मैंने कहा दो मेरे पास दोनों जो चार्जेस हैं वो प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, तो उनका क्वालिटेटिव रिलेशनशिप ये होगा, मुझे पता है कि दो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो गए तब भी रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज़ को कहते हैं क्वालिटेटिव रिलेशनशिप, जो कि मैं खुद बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उन दो के दरमियान फोर्स होगी कितनी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस चीज़ को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो कूलम्स लॉ की ये खासियत है कि वो आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है कि अगर दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और डेफिनेटली फोर्स जो हम अगर कह रहे हैं तो फोर्स का हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है वो बताएगा हमें, और वो फोर्स की डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपको लाइन आइडिया हो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट प्रोवाइड करता है ऑफ द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्वांटिटेटिव कितनी होगी, फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, तो वो हमें कूलम्स लॉ प्रोवाइड करता है। और ये हमें डेफिनेटली मैग्नीट्यूड और हमें यहाँ पे डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट जो एक चीज़ है वो है कि कूलम्ब ने उस दौर में 1785 में असल में ये लॉ एक डिड्यूस किस तरह किया। ठीक है, तो उसने एक डिवाइस को यूज़ किया जिसको हम नाम देते हैं टॉर्शन बैलेंस। ठीक है, अब ये उस तरह का बैलेंस नहीं है जिस तरह आजकल आप यूज़ करते हो किसी दो चीज़ों का मैस मेजर करने के लिए रिलेटिव, तो ये उस तरह का बैलेंस नहीं है, ये ज़रा एक डिफरेंट टाइप का था। अगर आप चाहो तो आप गूगल में जाके इसकी इमेजेस सर्च कर सकते हो। तो ये एक जार सा होता था और उसके उस पूरे जार में जो है एक आपके पास यहाँ पे मार्किंग हुई होती थी 360 एंगल की। तो जब दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती थी तो वो एंगल मेजर करते थे कि कितने एंगल से वो चीज़ मूव की है, उसकी बेसिस पे वो रिजल्ट निकालते थे। तो कुछ हम उसके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टॉर्शन बैलेंस है क्या। टॉर्शन बैलेंस अगर आपसे कोई पूछे, एक टॉर्शन बैलेंस आप कहोगे कि सर ये एक सेंसिटिव डिवाइस है जो कि फोर्स मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर फोर्स। अब सेंसिटिव डिवाइस का क्या मतलब, अब सेंसिटिव फिजिक्स में वो वाला नहीं होता आपके पास, यहाँ पे नाजुक वाला नहीं होता। सेंसिटिव से मतलब ये होता है कि ये छोटी से छोटी फोर्स को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये एक सेंसिटिव डिवाइस है कि अगर कहीं पे छोटी सी मतलब माइनर सी फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही होगी तो आपको ये मेजर करके देगा टॉर्शन बैलेंस। फिर नेक्स्ट वही मैंने बताया कि ये टॉर्शन बैलेंस किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ की, तो ये कूलम्ब ने यूज़ की। किस चीज़ को क्यों यूज़ की, इसने इस डिवाइस को यूज़ करके दो चार्जेस के दरमियान फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला। तो कूलम्ब्स अब कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस यूजिंग एन अपरेटस, और उस अपरेटस का जो नाम है वो टॉर्शन बैलेंस है। और एक बड़ी मज़े की बात है, यही सेम डिवाइस यूज़ की थी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव किया था। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, जो कि दो एक मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स का बताता है, उस दौर में कैवेंडिश ने फिर इसी डिवाइस को यूज़ किया, टॉर्शन बैलेंस को, और इसी डिवाइस को यूज़ करके उन्होंने अपना जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जस्टिफाई प्रूव किया। अब असल में एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस दौर में टॉर्शन बैलेंस को यूज़ करके उन्होंने कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस किस तरह किया। अब ज़रा वो आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ। उन्होंने अभी देखो हमने ये कहा कि उन्होंने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, सीरीज़ ऑफ आपके पास एक्सपेरिमेंट्स मतलब काफ़ी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो समझ लो मैं आपको ये समझाने के लिए समझ लो कि आपके पास कूलम्ब्स ने 6 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, और उसने किन किन चीज़ों को, 3 चीज़ों को उसने बार बार चेंज किया। Q1 एक पहला चार्ज है, Q2 सेकेंड चार्ज, और R क्या चीज़ है, R है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस, कि उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना था। ठीक है, अब मैंने ये एक फर्जी सा टेबल बनाया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले उसने Q1 की वैल्यू रखी 1 कूलम, Q2 की वैल्यू भी रखी 1 कूलम, और समझ लो उन्होंने उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना रखा 1 मीटर। तो समझ लो उनके पास फोर्स आई F। अब मैंने फोर्स की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने एक जो फोर्स का आंसर आया उसको एक नाम दे दिया F। अब क्या किया, अब देखो मैंने जो चार्ज Q1 था ना उसको मैंने डबल कर दिया। Q1 चार्ज जो था उसको मैंने डबल कर दिया, पहले 1 कूलम था अब मैंने 2 कूलम कर दिया। मैंने बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया,
Q2 को भी 1 रखा, R को भी 1 रखा। हुआ क्या, मैंने सिर्फ चार्ज Q1 डबल किया था, उसकी वजह से मेरी फोर्स जो है, मेरी फोर्स भी डबल हो गई। देखो इससे क्या रिजल्ट आया, मैंने एक चीज़ को डबल किया, उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी डबल हो गई। मतलब एक चीज़ को बढ़ाओ, उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, उसका मतलब यह है कि ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और एक लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, इससे आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, क्योंकि हमने Q1 को बढ़ाया, डबल किया, फोर्स भी डबल हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने Q1 को दोबारा पहले वाला ले आया 1 कूलम, और अब मैंने Q2 को डबल कर दिया। Q2 पहले 1 था, अब Q2 कितना हो गया, 2 कूलम। जब Q2 को डबल किया और बाकी चीज़ों को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो हुआ क्या, जब मैंने Q2 को डबल किया, फोर्स मेरे पास दोबारा डबल हो गई। इससे रिजल्ट ये आया कि फोर्स इज डायरेक्टली असल में किसके प्रोपोर्शनल है, Q2 के, क्योंकि हमने Q2 को डबल किया, उसकी वजह से फोर्स भी डबल हो गई। ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों चार्जेस को डबल कर दिया। मैंने Q1 को भी डबल कर दिया और Q2 को भी मैंने डबल, क्योंकि Q2 और Q1 दोनों कितने थे हमारे पास शुरू में, 1 कूलम, तो वो भी मैंने 2 कूलम कर दिया, और Q2 भी 1 कूलम था, उसको भी मैंने डबल कर दिया। हुआ क्या, और मैंने डिस्टेंस को अभी तक चेंज नहीं किया, मेरे पास फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो गई। 4F का मतलब है 4 टाइम्स। इसका रिजल्ट ये आया कि फोर्स जो है वो दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर है। F इज, क्योंकि देखो आपने Q1 को डबल किया, Q2 को डबल किया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डबल हम किस सेंस में लेते हैं, 2 की सेंस में, तो 2 मल्टीप्लाई होके 4, और ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ से भी आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा कि डिस्टेंस का क्या, अब आपके पास यहाँ पे इफेक्ट आना है। अब डिस्टेंस का इफेक्ट मैंने मेजर करने के लिए मैंने Q1 को Q2 को नहीं छेड़ा, जो सबसे पहले शुरू में वैल्यूज़ थी वही वैल्यूज़ मैंने सेट कर दी। अब मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया। डिस्टेंस पहले 1 मीटर था, अब मैंने डिस्टेंस को 2 मीटर कर दिया, मतलब डिस्टेंस को डबल कर दिया। डिस्टेंस को जब मैंने डबल किया, उसकी वजह से फोर्स पे देखो क्या फ़र्क पड़ा, फोर्स हो गई F/4। अब F/4 का क्या मतलब है, फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो गई। अब देखो सबसे पहले देखो, आपने डिस्टेंस को डबल किया, बढ़ाया, फोर्स कम हो गई, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये चीज़ आई कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरी चीज़ कम हो रही है। लेकिन डिस्टेंस डबल करने से फोर्स हाफ नहीं हो रही, फोर्स 4 गुना कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये सिंपल इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स स्क्वायर है। अब देखो इस चीज़ को ज़रा समझो, अगर ऐसा होता ना कि हमने डिस्टेंस डबल किया होता और फोर्स हाफ हो गई होती, तो फिर सिर्फ यहाँ पे R आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। डिस्टेंस को जब हम डबल कर रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो रही है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। इसी चीज़ को मज़ीद समझाने के लिए मैंने एक और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट बताया। अब हमने देखो डिस्टेंस को क्या किया, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर मतलब पहले डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर, अब डिस्टेंस कितना हो गया, 1/2, मतलब डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। अब देखो डिस्टेंस को जब हाफ किया है तो फोर्स क्या होनी चाहिए, फोर्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स। तो जब डिस्टेंस मैंने हाफ किया तो फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ गई। अब वही रिलेशनशिप आया कि डिस्टेंस हाफ और फोर्स 4 गुना, मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर है। तो इससे एक रिजल्ट ये आया कि कूलम्स लॉ जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने निकाली है, हमने ये निकाला, एक रिजल्ट ये निकाला कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड फोर्स इज आपके पास यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्योंकि R जो है वो चार्जेस के सेंटर से लेकर डिस्टेंस बताता है, ठीक है। इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।